हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस हिंदी क्लासेस का सेशन नंबर 2 और ये सीरीज़ आपके एलटी टेट, सी टेट, टीजीटी और पीजीटी और जितने भी अदर एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो भाषा शिक्षण की पद्धति आपको बताना इन चारों में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन दे रखे मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डवाली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भाषा शिक्षण की पद्धति इनमें से कौन सी नहीं है। आई होप आप सभी ने चूज कर लो। तो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है भाई, अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मोंटेसरी और ड्रेवाली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है बल्कि यह जो है अधिगम से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है। ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी का, मोंटेसरी का, फ्रोबेल का या फिर किलपैट्रिक का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह किसका मानना है। ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सभी ने चूज करो। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये है महात्मा गांधी का मानना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, यह विचार जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया, क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतएव उसे जो है मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। तो अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको बताना इन चारों में से व्याकरण शिक्षक के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और कक्षाभिनय प्रणाली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, व्याकरण शिक्षक के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है। आई होप आप सभी ने चूज कर लो। तो व्याकरण शिक्षा के लिए जो है आपकी कक्षाभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली एवं अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षा के हेतु उपयुक्त है। तो अगला क्वेश्चन है, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ऑप्शन दे रखे मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन होता है भाई मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होता है। इस पत्रिका के संपादक जो है बद्री नारायण चौधरी, यानी जिन्हें क्या बुलाया जाता है प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक और पत्रिका नागरी नीरद मिर्जापुर से ही निकलती है, जबकि जो है हंस पत्रिका जो 1930 में शुरू हुई ये बनारस से निकलती है। इसके संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद थे, तथा प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है और इसके संपादक जो है अज्ञेय है, तथा लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका तद्भव है, इसके संपादक जो है अखिलेश है। तो ध्यान दीजिएगा, हंस पत्रिका जो बनारस से निकलती है इसके संपादक है भाई मुंशी प्रेमचंद, और प्रतीक पत्रिका जो निकलती है इलाहाबाद से इसके संपादक है अज्ञेय, और लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका तद्भव है, इसके संपादक जो है अखिलेश है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है मिर्जापुर से होता है और इसके जो संपादक है वह है बद्री नारायण चौधरी, और इनकी एक और पत्रिका है उसका नाम है नागरी नीरद। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है, इन चारों में से बताना आपको आदिकाल की रचना कौन सी। ऑप्शन दे रखे हैं छत्रसाल दशक, अखरावट, दीपशिखा, खुमान रासो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आदिकाल की रचना कौन सी है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो आदिकाल की रचना है भाई खुमान रासो, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल की रचना खुमान रासो है। खुमान रासो के जो रचयिता है वो है भाई दलपति विजय। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है भाई, दलपति विजय। और आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ संदेश रासक। ये जो रचनाएं हैं ये आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ऑप्शन दे रखे हैं आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल,
सिंध सामंत काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आई होप आप सभी ने चूज कर लोगे। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रवरदाई, दलपति विजय, जगनिक या फिर विद्यापति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? आई होप आप सभी ने चूज कर लो। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं जयदेव किरण, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट होता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है वही आपके चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी, सधुकड़ी या फिर खड़ी बोली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो कबीरदास की भाषा थी भाई सधुकड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है इनकी भाषा थी पंचमेल खिचड़ी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।